हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। तो गाइस, इससे पहले मैंने आपको दिया था नीट 2020 का पेपर एनालिसिस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशन। तो गाइस, आज अपन बात करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशन। तो बिना टाइम गवाए आइए स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इनऑर्गेनिक का पहला क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है और आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2+ आयन। अच्छा, तो बात करते हैं, अगर गाइस मैं क्रोमियम की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 24 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गॉन 4s1 3d5। गाइस, इसका कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, राइट। दिस इज क्रोमियम। और अगर मैं Cr2+ की बात करूं, यानी कि इसमें से अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लूं तो एक तो जाएगा यहाँ से और दूसरा जाएगा यहाँ से, तो Cr2+ का जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा दैट इज 3d4। और 3d4 का मतलब कुछ इस तरीके से 1 2 3 4। और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है μ √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, वेयर n होता है क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो अगर मैं n की वैल्यू 4 रखूँ तो 4 × 4+2 यानी कि √24 बोर मैग्नेटॉन, यानी कि ये आ जाएगा 4.9 बोर मैग्नेटॉन के आसपास आ जाएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक, और गाइस एक कमाल की बात बताऊं, अगर किसी स्पीसीज में आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे 1 पुट करके देख लेना। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। अगर 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 पॉइंट समथिंग। अगर 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। चेक करके देख लेना। तो गाइज, आप पसंद आया? अगर पसंद आया तो लाइक करें। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, तो गाइज इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा बायोलॉजी समझना पड़ेगा कि आखिर बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। तो गाइज समझना मेरी बात को। तो गाइज, बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी कि वो ऑक्सीजन कैरियर के जैसा काम करता है। और वो कैसे, समझते हैं थोड़ा सा। गाइज, बॉडी में जो Hb यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है जिसका नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और गाइज, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉडी में जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ पर ऑक्सीजन को डिलीवर करता जाता है, राइट। लेकिन गाइज, अगर बॉडी में मान लो कहीं से भी बाहर से CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो गाइज होता ये है, एक ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड ना करके CO के साथ भी बाइंड कर जाए। और अगर ऐसा हुआ, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये CO के साथ बाइंड किया, तो ये एक दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और गाइस, आश्चर्य कर देने वाली बात यह है कि हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कनेक्ट होके जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में 300 गुना ज़्यादा स्टेबल होता है। 300 टाइम्स मोर स्टेबल, पॉइंट टू बी नोटेड। अब गाइस, आप खुद सोचो, अगर बॉडी में O2 भी है और CO भी है तो Hb हीमोग्लोबिन जो है वो किसके साथ बाइंड होना पसंद करेगा? ऑब्वियसली कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसको फील होगा कि अगर मैं CO के साथ बाइंड करूं तो मुझे 300 गुना ज़्यादा स्टेबिलिटी यानी 300 गुना ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो गाइस, इसका मतलब है कि CO के होते हुए हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकता।
और गाइज इसीलिए जब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा तो ये बॉडी में जहां जहां भी जाएगा CO को डिलीवर करते जाएगा इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। तो इसीलिए गाइस कहा जाता है कि CO इज अ पॉइजनस गैस। क्यों? क्योंकि CO के होते हुए मतलब बॉडी में जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती है। और गाइस अगर इसी कंडीशन में मतलब अगर किसी इंसान को मतलब CO के एक एटमॉस्फेयर में लगभग 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दी जाए तो उसकी मौत हो सकती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन में और डिफरेंट ऑर्गन्स में ऑक्सीजन नहीं रीच कर पाता। ठीक, तो गाइज आइए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। ये हमसे बोला गया है कि इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जी हाँ, बिल्कुल सही, हमने अभी अभी देखा। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। जी हाँ, ये भी गाइज बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने अभी कहा अगर ये है तो ये मतलब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा। ये भी बिल्कुल सही है। द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन हीमोग्लोबिन। ना 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 ना, अभी अभी मैंने कहा ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है ये 300 गुना ज्यादा स्टेबल होता है। किससे? हाँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में। गाइज ये बिल्कुल गलत है। तो यही है हमारा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। और ऑप्शन 4 इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट। अगर किसी फ्यूल का आप कंप्लीट कंबशन करवाते हो तो उस केस में आपको CO2 बनता हुआ दिखेगा। अगर आप इनकम्प्लीट कंबशन करवाते हो तो आपको CO बनता हुआ दिखेगा। राइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले सवाल में आपको कुछ ऑक्साइड्स दिए हुए हैं और आपको उनके नेचर्स पे कमेंट करनी है। राइट, और गाइस आपको पता होना ज़रूरी है, अनिवार्य है कि दुनिया में 3 ऐसे ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, CONO(N2O), 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 जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CONO(N2O), इसको मत भूलना, दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो उस हिसाब से CO जो कि क्वेश्चन में गिवन है वो आपका क्या हो गया? न्यूट्रल ऑक्साइड। और गाइस एसिडिक ऑक्साइड्स वैसे ऑक्साइड्स होते हैं जिनको पानी में डिसॉल्व करने पर एसिड दिया करते हैं, और बेसिक ऑक्साइड्स वैसे ऑक्साइड्स होते हैं जिसको पानी में डिसॉल्व करने पर बेस दिया करते हैं। यानी कि अगर आपको चेक करनी है कि कोई भी ऑक्साइड या तो एसिडिक है या तो बेसिक है, आपको सिंपल सा काम करना है, उसका रिएक्शन पानी में करवा देना है। ठीक, तो Cl2O7 का रिएक्शन अगर मैं पानी के साथ करवाऊँ तो मेरे को मिलेगा H2, जोड़ के लिख दो बस, Cl2 और O 7+1 8, H2Cl2O8, यानी कि अगर मैं 2 कॉमन ले जाऊं तो 2HClO4, यानी कि परक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। यानी कि ये पानी में डिसॉल्व होके एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक, तो अगला जो ऑक्साइड है दैट इज बेरियम ऑक्साइड BO। आइए चेक करते हैं। अगर मैं इसमें पानी मिला दूं तो मेरे को कुछ ऐसा बनता हुआ मिलेगा क्या? BaO2H2, यानी कि अगर मैं थोड़े ढंग से लिखूं इसको तो BaOH2 का होल ट्वाइस, यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, यानी कि ये अपना एक बेसिक ऑक्साइड होता है। अब गाइस क्या मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है? आई होप नहीं होगा। आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो कि Al2O3, जिंक के ऑक्साइड्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं अपना ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक, मूव टू नेक्स्ट। ओके, तो अगला सवाल आपसे कहा गया है कि मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, तो आपसे कहा गया है कि CO प्लस H2। गाइस ये जो मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इसको क्या बोलते हैं गाइस? इसको बोलते हैं सिन गैस, यानी कि सिंथेसिस गैस। क्यों? क्योंकि इस मिक्सचर को मिथेनॉल का सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। किसका? मिथेनॉल का सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अब गाइस जो टेम्पररी हार्डनेस है वाटर का, जो टेम्पररी हार्डनेस है वो आता है किसके वजह से? हाँ, वो आता है पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के होने के वजह से। यानी कि
कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 का होल ट्वाइस यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट MgHCO3 का होल ट्वाइस। इन दोनों के वजह से आता है क्या आपका, हाँ, टेम्पररी हार्डनेस, राइट। ओके, B2H6 गाइस, ये जो B2H6 यानी कि डाइबोरेन है, ऑब्वियसली ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। क्यों? और जिसके वजह से आपको यहाँ पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यानी कि बनाना बॉन्डिंग होता हुआ नजर आता है। ठीक, अब लास्ट दैट इज योर H2O2 गाइस, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, दिस हैज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरह से होता है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से। गाइस ये मतलब ये दिख रहा है प्लेनर, लेकिन ये एक्चुअल में नॉन प्लेनर होता है। कहने का मतलब ये सारे एटम्स एक ही प्लेन में नहीं लाई करते। ये एक प्लेन में, ये हाइड्रोजन इस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बोर्ड से बाहर की तरफ आता हुआ दिखता है, यानी कि ये प्लेनर नहीं है। दिस इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। और उस हिसाब से अगर आप देखो तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक, तो मूव टू नेक्स्ट। तो अगला सवाल आपसे कहा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ओके, तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि CO2 गैस, पॉइंट टू बी नोटेड, CO2 गैस इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम्स एंड फ्रोजन फूड्स। गाइस आपको ये सही लग रहा होगा, लेकिन दिस ऑप्शन नंबर ए इज एक्चुअली रॉन्ग। क्यों? फ्रोजन फूड्स में रेफ्रिजरेंट के लिए सॉलिड CO2 यूज किया जाता है, यानी कि ड्राई आइस, ना कि CO2 गैस। और CO2 गैस कहाँ यूज किया जाता है? हाँ, स्प्राइट के अंदर, थम्स अप के अंदर, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, ना कि आइसक्रीम्स में, राइट। और ऑप्शन नंबर बी आपसे कहा गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ C60 यानी कि फुलेरिन में there are 12 6 membered rings and 25 membered rings। guys यहाँ पर आपको बिल्कुल धोखा देने की कोशिश की गई है, इससे बचना थोड़ा सा। तो फुलेरिन के अंदर there are 12 5 membered rings यानी कि there are 12 pentagons and 20 hexagons, 26 membered rings होते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा दिया हुआ है, so this is also wrong। तो ऑप्शन नंबर सी, ZSM5, a type of zeolite is used to convert alcohols into gasoline। guys ऑफलाइन क्लासेस में जब मैंने सरफेस केमिस्ट्री या फिर पी ब्लॉक में कहा था, गाइज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ZSM5 ये एक जियोलाइट होता है जो कि एक सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट भी होता है। पता है ये क्या करता है? ये अल्कोहल को यानी कि शराब को डायरेक्टली पेट्रोल या फिर गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है। तो गाइस ये बिल्कुल सही है, पेट्रोल को अल्कोहल को सीधा गैसोलीन यानी कि पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है। सो दिस इज बिल्कुल करेक्ट। ओके, CO इज अ कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर C एंड D आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक, तो मूव टू नेक्स्ट। तो अगले सवाल में आपसे कहा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दिए गए सारे मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट 0 है। ठीक, तो बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ। ओके, तो अमोनिया, और गाइस अमोनिया जो पहला मॉलिक्यूल है ये तो ऐसे भी पिरामिडल है, और पिरामिडल होने के कारण इसका डाइपोल मोमेंट वैसे भी क्या है, नॉन जीरो। तो ये ऑप्शन तो गया काम से। ठीक, अब बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, बोरोन ट्राइफ्लोराइड यानी कि BF3। और BF3 का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है कुछ ऐसा, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, अब गाइस इसमें क्या होता है, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो इस तरह से, इसका इधर, इसका इधर, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री का। इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ, एंड दिस इज कैंसल्ड आउट बाय दिस। इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ, एंड दिस इज कैंसल्ड आउट बाय दिस। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, और दिस इज कैंसल्ड आउट बाय दिस। तो मतलब कहने का मतलब है BF3 में मतलब द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू इज कैंसल्ड बाय द थर्ड, तो इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो दूसरा मॉलिक्यूल दैट इज HF। गाइस ये HF
जीरो डाइपोल मोमेंट कैसे हो सकता है? यहाँ डेल माइनस, यहाँ डेल प्लस, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका रूल आउट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3। गाइज यहाँ पर आप थोड़ी सी गलती कर सकते हो। गाइज देखना जरा, ये रहा आपका NF3, इस पे लोन पेयर। आपको लग रहा होगा कि इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट ये समहाउ नीचे की तरफ होता है, और ये लोन पेयर की वजह से जो ऑर्बिटल डाइपोल होता है वो समहाउ ऊपर की तरफ रहता है। लेकिन गाइस पॉइंट टू बी नोटेड कि ये दोनों डाइपोल मोमेंट्स इक्वल नहीं होते हैं, मतलब ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसल आउट नहीं करते। ये लोन पेयर की वजह से जो ऑर्बिटल डाइपोल आता है ये थोड़ा सा डोमिनेटिंग होता है, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है। तो मतलब कि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गया काम से। अब चौथे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, इसका जीरो, अभी हमने बात करी। फिर बेरिलियम डाइफ्लोराइड यानी कि BF2, गाइस इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर, इसका इधर, इसका इधर, तो दोनों एक दूसरे को करेंगे कैंसिल, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो। और उसके बाद अपना है CO2, और गाइस CO2 लीनियर मॉलिक्यूल है तो डाइपोल मोमेंट इसका भी जीरो। अगला ऑप्शन है दैट इज योर 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, यानी कि एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, इसका यहाँ डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को करेंगे कैंसिल, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक, मूव टू नेक्स्ट। ओके, तो अगला सवाल है आपके पास, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। और गाइज इसको आप हो सकता है आप गलती कर जाएं इस पे, क्योंकि इस पे अपन उतना ध्यान नहीं देते हैं। और गाइज यहाँ जो एटॉमिक नंबर्स हैं, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अनियम, जो एटॉमिक नंबर 111 वाला होता है, इसका एक्चुअल नाम होता है रोएंटजेनियम, यानी कि Rg। ठीक, और यहाँ कुछ अलग दिया गया है, यानी कि दिस इज द रॉन्ग मैच। ठीक, और गाइज इसीलिए मैंने कहा था कि NCERT में जो टेबल्स बन के दिए हुए हैं उस पर एक नज़र जरूर डाल लेना। तो मूव टू नेक्स्ट। ओके, तो अगला सवाल है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, राइट। अब गाइज ये भी थोड़ा सा मतलब याद रखने वाला सवाल है, और अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओ तो आपको बढ़िया से पता है कि साइनाइड CN- जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो ऑप्शन 2 और 4 तो गए काम से, और ऑप्शन बचते हैं A और C। और गाइस अगर मैं देखूं, यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात है कि F- और जो SCN- होता है, इन दोनों में SCN- जो होता है वो एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, और F- उसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर होता है, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि SCN- जो होता है ये इसके कंपैरिजन में वीक फील्ड लिगेंड होता है, मतलब थायोसाइनेटो N। लेकिन अगर अपने पास NCS- होता है, यानी कि थायोसाइनेटो S, ये एक स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है एज कंपैरिजन टू F-। गाइस इसको ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक, तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ आपसे कहा गया है कि अमोनिया का रिएक्शन पानी से करवाने पर कुछ A बनता है, और A डिकम्पोज होके देता है B, और B का रिएक्शन CO2+ के एक एक्वस सॉल्यूशन के साथ करवाने पर D बनता है, जो कि एक डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है। तो अपने को देखना है कि D क्या है, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा, अगर आपने ग्रुप 15 अमोनिया को पढ़ा होगा तो आपको बढ़िया से पता होगा कि यूरिया को अगर आप पानी के साथ ट्रीट करते हो तो आपको अमोनियम कार्बोनेट बनता हुआ नजर आता है, NH4 होल ट्वाइस CO3। अगर इसको अगर आप डिकम्पोज करवाओ तो जो B बनता है, तो अमोनियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन पे बनता है अमोनिया, और अमोनिया को जब आप कॉपर 2+ के किसी सॉल्यूशन में पास करवाते हो वो एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा, CO
NH3 का होल 4 2+ यानी कि एक 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, वही है आपका D। गाइस मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बार बार कहा है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अमोनिया को अगर आप Cu2+ के साथ पास करवाओ वो बनाता है D ब्लू कॉम्प्लेक्स, अगर आप इसको Ag+ सॉल्ट के साथ पास करवाओ तो वो बनाता है AgNH3 का होल 2+ जो कि एक कलरलेस कॉम्प्लेक्स होता है। दिस इज गाइज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, तो मूव टू नेक्स्ट। तो अगले सवाल में आपको गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है और पहला जो स्टेटमेंट हमें दिख रहा है कि वो बोल रहा है कि CrO4 2- और Cr2O7 2- में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं है। लेकिन गाइज अगर तुम यहाँ निकालो, दिस इज +6, यहाँ निकालो, यहाँ भी +6, यानी कि दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, यानी कि ये गलत है और हमें गलत स्टेटमेंट ही तो पूछा गया है एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, आई होप सबने सही किया होगा। मूव टू नेक्स्ट। ओके, तो अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट, He2, Li2, C2 एंड O2। और गाइज अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैंने वीडियो दी थी उसको देखा है तो गाइज मैंने बार बार आपसे कहा था 2 ऐसे स्पीसीज है जो कि एग्जिस्ट नहीं करते और ये गाइज पूछा जाने वाला क्वेश्चन है He2, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। और गाइज मैंने आपसे कई बार कहा था कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करते और वो कौन सा है, हाँ He2। ठीक, और ये तीनों क्या है, एग्जिस्ट करते हैं। और गाइस समझ लेना इसके अलावा एक और स्पीसीज होता है Be2, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। गाइस इस बार He2 पूछा गया है, हो सकता है अगली बार आपको ये दिख जाए। ठीक, और गाइज मैंने हमेशा से आपको कहा है कि एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। राइट, सो और गाइज देखो यहाँ एक कमाल की बात आपको बताऊं, अगर आपको ये बॉन्ड ऑर्डर वगैरह कुछ पता नहीं भी है, क्लास 9th 10th का बच्चा इसको सही कर सकता है। पता है कैसे? आपको पता है कि हीलियम क्या है, एक नोबल गैस। अरे भाई अगर ये एक नोबल गैस है तो ये कैसे मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है, ये कैसे कंपाउंड बना सकता है? तो सीधी सी बात, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। देख रहे हो? ओके, तो मूव टू नेक्स्ट। ओके, तो अगले सवाल में आपसे कहा गया है कि किस ऑक्सो एसिड में पैरोक्सी लिंकेज यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और गाइस ये इतना आसान है, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गाइस देख रहे हो इसके नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हो कि इसका नाम होता है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मतलब इसमें पैरोक्सी लिंकेज होगा ही। और गाइस अगर आपको स्ट्रक्चर भी पता होगा H2S2O8 तो भी आप बता सकते हो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। मैंने आपसे कई बार ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है, डबल बॉन्ड O, OH, S, डबल बॉन्ड O, एक और डबल बॉन्ड O, OH, और इन दोनों को एक पेरोक्सी लिंकेज से आप जोड़ दें। राइट, तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर और आपको साफ साफ O सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। राइट, और गाइस जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस में मैंने पढ़ाया है तो मैंने एक ट्रिक दी थी कि हाउ टू फाइंड पेरोक्सी लिंकेज। गाइस ये ट्रिक ये है कि जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अपने रेंज से एक्सीड कर रहा है, अपने रेंज से बाहर जा रहा है, उसमें पक्का 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 पेरोक्सी लिंकेज होनी ही होनी है। गाइस समझना कैसे, सल्फर होता है ग्रुप 16 एलिमेंट, यानी कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज होता है वो -2 से लेते हुए +6 तक हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ फाइंड आउट करो और आपको यहाँ पे +7 आता हुआ मिलेगा, मतलब ये अपने रेंज से बाहर जा रहा है, यानी कि इसमें पेरोक्सी लिंकेज होगा ही होगा। ठीक, तो आई होप आपने बिल्कुल सही किया होगा। मूव टू नेक्स्ट। ओके, तो आपसे कहा गया है कि HCl was passed through the solution containing CaCl2, MgCl2 and NaCl. Which of the following compound crystallizes? यानी कि जब एक सॉल्यूशन है जिसमें कि MgCl2 है,
CaCl2 भी है, NaCl भी है। अगर इस सॉल्यूशन के अंदर हमने HCl गैस को पास करवाया तो इनमें से कौन ऐसा है जो कि प्रेसिपिटेट कर जाएगा? एंड द राइट ऑप्शन इज NaCl, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 NaCl। क्योंकि गाइस NaCl का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो पानी के अंदर कम होता है इन दोनों के कंपैरिजन में, और गाइस इसीलिए कॉमन आयन इफेक्ट के वजह से जब आप HCl पास करवाओगे तो इसका क्या बन जाएगा? PPT। गाइस S ब्लॉक जहां पर आप पढ़ते हो कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल NaCl, सीधा NCERT से एक लाइन को उठाया गया है। तो गाइज ध्यान से पढ़ना अगली बार से NCERT को। तो मूव टू नेक्स्ट। ओके, तो अगला सवाल जो है इसको तो मतलब बायो वाले बच्चे गलत कर ही नहीं सकते। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है और नर्व सिग्नल के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, एंड दैट इज योर नॉन अदर देन पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो गाइज NCERT S ब्लॉक इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है गाइज, इसीलिए मैंने कहा था जब भी आपको आप NCERT उठाए पढ़ने के लिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें और एंड करें सीधा समरी में, ठीक? तभी जाके इसी मतलब अंडरमाइंड चीज़ें ऐसी हाथ लगेंगे, ठीक? तो मूव टू नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आ रहा है। और गाइस यहाँ हाइड्रोजन का +1, अगर आप कार्बन का निकालो दैट कम्स आउट टू बी -4, और यहाँ कार्बन का अगर आप निकालो क्लोरीन का -1, और कार्बन का अगर आप फाइंड आउट करें +4, मतलब कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है वो -4 से +4 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक? तो मूव टू लास्ट। ओके, तो आखिरी सवाल काफ़ी आसान सा सवाल मेटलर्जी से। तो आपसे कहा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो स्टेटमेंट नंबर 1, रॉट आयरन इज द इम्प्योर आयरन विथ 4% कार्बन। ना 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 ना, रॉट आयरन जो होता है वो आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ब्लिस्टर कपर हैज अ ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2, ये गलत है। ब्लिस्टर अपीयरेंस जो कपर की आती है, यानी कि कपर का जो पफोलापन आता है वो SO2 के वजह से आता है, ना कि CO2 के वजह से, तो ये भी रॉन्ग है। वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वैन आर्केल मेथड। गाइज यहाँ पर आप बुरी तरह से फंस सकते हो। निकल का जो रिफाइनिंग होता है वो वेपर फेज रिफाइनिंग द्वारा होता है, लेकिन वो जो मेथड होता है उसका नाम मॉन्ड प्रोसेस होता है, ना कि वैन आर्केल प्रोसेस। तो वैन आर्केल प्रोसेस द्वारा जिरकोनियम और टाइटेनियम की रिफाइनिंग की जाती है, तो दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग। और चौथा ऑप्शन, पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू अ वैरायटी ऑफ शेप्स। गाइज ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पिग आयरन सॉफ्ट होता है जिसके वजह से उसको डिफरेंट शेप्स में मोल्ड किया जा सकता है। तो गाइज आप, आई होप आपने इसको बिल्कुल सही किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो गाइज मिलते हैं फिजिकल के सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।